पुरी साहब आ गए। अब मेरा बर्थडे था 12 मई, तो सबकी फरमाइश हुई। मैं मम्मी के स्टाइल का ही खाना बनाती हूँ, मेरे हाथ का खाना सबको बहुत पसंद है। यखनी पुलाव बनाया था, मटन बनाया था, रोटी बनाई थी, सलाद था, सब खा पी के तो नींद तो आएगी। और दोपहर का टाइम, गर्मी, बोले नाम पूछ रही थी, तो सब उसी कमरे में, एक ऐसे लेट गया नीचे, एक ऐसे लेट गया, और सब सो गए। मैं भी सो गई। इतने में कान के पास हैप्पी बर्थडे पुरी साहब ने धीरे से बोला, वो ताक में होंगे ना। ओके अब तो खुल रहा है राज। हैप्पी बर्थडे, और जैसे मैंने देखा तो मुझे किस कर लिया। जीवन का पहला किस। और उस जमाने में तो मतलब अभी तो बात करने में ही मुझे इतनी शर्म आ रही है। उस जमाना तो देखो आप, एक तो इतनी कम उम्र, और ऊपर से हम बहुत ही जिस संस्कार के लोग थे, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो सब शादी के बाद होता है। तो वो वहां से फिर और फिर हमारी तो साइकी भी ये थी कि भाई किसी जिसने छुआ है वही पति होगा, है ना। तो बस वहां से तो ये आपने अपने घर वालों को बताई होगी? अरे पागल हो क्या। तो फिर पता कैसे चला? यही तो मुझे जानना है। मुझे घर वालों को ऐसी चीजें बताई जाती है, अभी भी वो नहीं देखेंगे ये इंटरव्यू। अभी वही तो मुझे जानना है। मेरे अन्नू भैया बड़े ट्रेडिशनल, और मेरे बड़े भाई बड़े ट्रेडिशनल से हैं, भले ही फिल्म इंडस्ट्री में आ जाए। लेकिन पता कैसे चला कि पुरी जी ने आपको टच किया है, वो मैं जानना चाहती हूँ। ये फैमिली तक कैसे पहुंचा? नहीं, फैमिली तक ये थोड़ी पहुंचा कि पुरी साहब ने किस किया, ये थोड़ी पहुंचेगा। ये है कि उनको लग रहा था कि ये बार बार आ रहे हैं। आंखें सबकी होती है, घर में जवान बहन हो तो पता पड़ता है कि भाई कोई पसंद कर रहा है। तो इस तरह से उनको वो लगा। और फिर पुरी साहब शरीफ इंसान थे, भले ही बाकी लोग ये बोल रहे थे कि भाई एक तो 10-11 साल मुझसे बड़े थे, फिर बहुत सारे चेचक के दाग थे, तो पतले थे तो और भी ज्यादा दिखते थे। फिर स्ट्रगल कर रहे थे जी, बुरी हालत थी। तो ये तीनों चीजें किसी के भी घर वालों को लड़की के लिए पसंद नहीं आई। जी जी बिल्कुल। उम्र, चेचक के दाग, और नो जॉब। हाँ। और खानदानी तरह से भी कोई पैसे वाले नहीं, कुछ नहीं जी। और जॉब भी उनका क्या, एक्टिंग करनी है। हाँ। तो उस जमाने में कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये कभी नाम इनका होगा या कभी ये पैसे कमा सकेगा। तो मेरे तो छोटे भाई और उसके दोस्त तो मुझे चिढ़ाते थे कि आपका ये हाल होने वाला है, इनको मिलेंगे तो ये रोल ही मिलेंगे। ये कोई वो तो बन नहीं पाएंगे। आप आया करोगी, हमसे शक्कर दे देना एक कटोरी, कटोरी दाल दे देना, हम बनाएंगे। वो बड़ी चिढ़ती थी उस बात से। तो इस तरह से, लेकिन मेरा जो था वो शुद्ध प्रेम था, क्योंकि उसमें ना तो ये था कि ये बहुत हैंडसम है, ना उस वजह से ना उनके पास पैसा था, ना उनके पास भविष्य था उस वक्त। तो फिर तो सिर्फ प्रेम ही होगा, या कार्मिक कुछ रह गए होंगे पिछले जन्म के मेरे उनके कुछ। बट जो भी हो, पुरी साहब की पर्सनालिटी जो थी वो दिखती थी फिल्मों में। हाँ, फिल्मों में जैसे भी तो ऐसे थे एकदम। हाँ, एकदम सलाई की तरह थे, सीख। कोई ना कोई कनेक्शन तो बैठा ही होगा, क्योंकि जोड़ियां तो ऊपर वाले ही बनाते। हाँ, बनाई है, तोड़ भी थी ऊपर वाले ने बहुत बुरी तरह से। कोई नहीं, वो शॉर्ट टर्म के लिए थी। तो कोई तो एक तरह से अनऑफिशियली आपकी लव मैरिज थी। अनऑफिशियली, इसलिए मैंने बोला अनऑफिशियली, नो ऑफिशियल। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपकी तरफ से था, नो इनिशिएटिव फ्रॉम योर साइड। अब सीमा जी, लोग ये जब किताब रिलीज हो रही है ना, तो सबसे ज्यादा जो बातें की जा रही हैं वो पुरी साहब और आपके रिश्ते को लेकर बातें की जा रही हैं। तो मैं भी थोड़ा जानना चाहूंगी इस बारे में। ये जो अलगाव था उसका रीजन क्या था? क्या वही जो आपने हर जगह मेंशन किया है, चीटिंग शब्द अभी उनके साथ वो चले गए हैं, तो मैं नहीं चाहूंगी कि वो आप हेडलाइन बनाएं चीटिंग। जी जी, जो हो गया उस जाहिर है कि
हमारी शादी हुई, सपने भी हमने देखे ही होंगे। और क्योंकि आप 79 से लेके 90 में हमारी शादी हुई, 11 साल का प्रेम दोस्ती। उसके बाद जब शादी का कोई निर्णय होता है तो ये होता है कि अब ये जिंदगी भर निभाना है। बिल्कुल। तो हम जिस तरह के बैकग्राउंड से आए हैं वहाँ पे ऐसे, आज शादी है, कल टूट गई, कोई बात नहीं, कल फिर कर ली, तीसरी कर ली, चौथी कर ली, वो वाला तो है नहीं। मैं उसको जो करते हैं उनको मैं गलत नहीं ठहरा रही हूँ, उनकी अपनी वो है, लेकिन हमारी जिंदगियों के फिक्सेशन है, यूँ समझो। तो शादी हुई, शादी के बाद 1-1.5 साल के लगभग उनकी ज़िंदगी में नंदिता चौधरी आ गई कलकत्ता में सिटी ऑफ जॉय की शूटिंग के दौरान। वो उनका इंटरव्यू लेने आई थी, और मेरा इंटरव्यू लेके चली गई जिंदगी का। और फिर उसके बाद उन लोगों में अफेयर हो गया, जो भी संबंध हुए होंगे जी। अब उस दौरान मैं प्रेग्नेंट हो गई, तो वो बहुत इनसिक्योर हो गई। उनकी ढेर सारी चिट्ठियां जो पूरी साहब मेरे पास छोड़ के गए, और उसमें ये था कि अब क्या होगा। और ये एक इनसिक्योरिटी तो उनको रही होगी, क्योंकि पत्नी की हैसियत समाज में ज़्यादा होती है, कानून में ज़्यादा होती है, तो वो बहुत इनसिक्योर हो गई। तो प्रेशर पूरी साहब पे पड़ने लगा, गिल्ट में भी आ गए। उन्होंने बिल्कुल मुझे कहा था कि सीमा तुम बहुत स्ट्रांग हो, क्योंकि उनकी और मेरी जिंदगी बहुत सिमिलर है। जो हम जिस तरह का संघर्ष हमने लाइफ में देखा है, जो स्ट्रगल हमने देखा है, भुखमरी देखी है और जो देखा है, तो जो इस तरह के झंझावातों से होके गुजरता वो स्ट्रांग तो हो गई, लेकिन स्ट्रांग होने का खामियाजा मैंने भुगता। उन्होंने कहा तुम स्ट्रांग हो, तुम झेल जाओगी, वो बहुत वीक है, वो नहीं झेल पाएगी। अच्छा। तो अब मेरे पास तो कोई वो था नहीं। मेरे भाई वगैरह चाहते थे कि भाई सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगी, और भारत में तलाक जो है ना कानूनी तौर पे आसान नहीं होता है, लेकिन मैंने उसको आसान बना दिया। मैंने कहा एक व्यक्ति तो खुश रहे। मैंने अपनी माँ से कहा, मैंने कहा मुझे नहीं लड़नी है। अच्छा। लड़के किसी को हासिल करने का क्या मतलब है, आप बताओ ना। मैं आपको प्रेम ही नहीं रह जाता, फिर प्रेम नहीं रहता है। आप उसका शरीर आप कानूनी तौर पर आपका रहेगा, हाँ। उसका घर आपका रहेगा, जायदाद आपकी रहेगी जी, वो व्यक्ति नहीं रहेगा। बिल्कुल। और मुझे तो व्यक्ति से प्रेम हुआ था ना तो उनके पास तब घर था, ना उनके पास कोई अच्छी वो था। तो पता नहीं ये सही था या गलत था जो भी मैंने किया, लेकिन मुझे तो वो आज भी सही लगता है कि मैंने लड़ाई नहीं लड़के, किसी तरह का नाटक नहीं किया। ना मैं उस नंदिता को कभी उस समय मिली कि मैं लड़ने जाऊं उनसे, उससे कोई लेना देना नहीं था। और मैंने माँ से कहा अपनी कि मुझे लड़ाई नहीं लड़नी है। उन्होंने तलाक के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन वो लाए थे। हाँ। जी। तो मैंने कहा मैं लड़ूंगी नहीं। तो मैं कहा जैसी तुम्हारी मर्जी। मैंने कहा मुझे लड़ना नहीं, क्योंकि छीछा लेकर झूठे झूठे इल्जाम, झूठे झूठी चीजें। तो माँ मेरी बोलती थी भली मार कबीर की चित से दिया उतार। बेटा चित से जिसे उतार दो ना, इससे बड़ी मार कोई नहीं हो सकती। सही बात। तो मैंने ये कोशिश की कि उनको चित से उतार दूं। मैं कोई उनके लिए ना कभी मैं प्रेस में गई, ना मैंने उनका कभी वो किया। जिसका उसके 14 साल बाद जब उन्होंने नंदिता से शादी भी कर ली, उसके बाद वो इतने अपने आप में बोले मैं गिल्ट की वजह से जी नहीं पा रहा था। और फिर उसके बाद वो बीमार हुए। बीमार हुआ, उनका मेजर ऑपरेशन हुआ। मेजर ऑपरेशन जिस दिन था उनका लंदन में, उस दिन रात को, नेक्स्ट डे ऑपरेशन था, उस दिन रात को उन्होंने, हमने 90 में शादी की, 90 में हमने तलाक हो गया। उसके बाद इन्होंने मुझे लंदन से फ़ोन किया रात को कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत ज़्यादती की, मैंने बहुत अन्याय किया तुम्हारे साथ। तो मैं भी अब क्या है कि देखिए कुछ भी हो, एक दोस्त थे मेरे,
पति थे मेरे जी तो माफ़ी मांग रहे, एक तो एज में बड़े जी, अगर वो नहीं भी मांगते तो भी मैं क्या कर रही थी, क्या कर लेती, कुछ नहीं हो चुका था। रो के मुझसे माफ़ कर दो सीमा, मुझे उनके शब्द इतने थे, माफ़ी अलग अलग ढंग से मांग रहे थे कि मैं द्रवित हो गई। मुझे लगा, बोले मुझे पता नहीं है कि कल मैं ऑपरेशन के बाद बचूंगा या नहीं बचूंगा, और मैं यहाँ अकेला हूँ, सेक्रेटरी है मेरा बस। तो अकेला महसूस कर रहे थे और उनको ये गिल्ट था कि उन्होंने गलत किया था मेरे साथ। बच्चे को भी याद कर रहे थे जो नहीं रहा था। हाँ। तो वो सारी चीज़ें जो थी, मैं भी रोने लगी। मैंने कहा नहीं, मैं प्रार्थना करूँगी, आपको कुछ नहीं होगा। और शायद मेरी प्रार्थना भगवान ने सुनी, उनको कुछ नहीं हुआ। फिर उसके कुछ महीनों के बाद वो आए और उनकी अच्छे से केयर नहीं हुई थी, जो क्योंकि वो बिल्कुल बेड रिडन थे जी। और दूसरा शायद वो गिल्ट और मेरा उनको नाराज नहीं होना। वो कहते थे तुम लड़ लेती तो बहुत अच्छा रहता, शांति मिल जाती उन्हें। आदमी क्या होता है कि आपने मेरे साथ कुछ किया और मैंने लेके थप्पड़ मार दिया, बराबर हो गया ना। तो उन्होंने कहा कि तुम लड़ी नहीं ना, वो हॉन्ट कर रहा था। मैंने कहा वो माँ ने सिखाया, भली मार कबीर की चिट्ठी दिया था। और मेरी मदर उनको चींटियों भरा कबाब बोलती थी। कबाब अच्छा। तो है, चींटियों से भरा है। अच्छा। ना खा सकते हो और मुंह में पानी अलग आए। देख के कह रहे वही है। वो नाम ही रखा हुआ था और खुद भी बोलते थे, हंसते थे। अच्छा। माँ मुझे चींटियों भरा कबाब, माँ मैं आ गया चींटियों भरा कबाब। अच्छा अच्छा। चींटियां ही चींटियां भरी हुई थी। तो इस तरह से फिर वो जिंदगी में आए और आखिरी तक वो रहे। लेकिन वो जो दौर था वो हमारे लिए बड़ा कठिन दौर था, मेरे और पुरी साहब के लिए। क्योंकि नंदिता एक के बाद एक केस हम पे डाल रही थी, क्रिमिनल केस। आप सोचो कि पुरी साहब और मैं सिर्फ परेशान करने के लिए, क्योंकि पुरी साहब ने कहा कि सीमा ये ऐसे जीने नहीं देंगी, तो डिवोर्स के लिए चले गए थे। उन्होंने डिवोर्स फाइल कर दिया था नंदिता के लिए। उनको जुडिशियल सेपरेशन भी मिल गया था। अच्छा। और आने से पहले ना, जब वो लाइफ में आने से पहले उन्होंने क्या था, उनके नर्व्स 50% डैमेज थे। अच्छा। नर्व्स जो है उस वजह से उनका हाथ कांपता था। तो उन्होंने मुझे अपने हाथ से लिख के पॉइंटर्स बना बना के दिए कि वो उन्होंने इन सालों में क्या क्या अपनी जो मैरिड लाइफ में क्या क्या तकलीफें देखी। तो वो पॉइंटर्स मैंने किताब में नहीं डाले, लेकिन वो हैं मेरे पास। उनको देख के मुझे ये लगा कि ये पुरी साहब जो हैं वो क्रिटिसिज्म के हकदार नहीं हैं, वो सिंपैथी के हकदार हैं, वो हमदर्दी के हकदार हैं। और उसके बाद तो बस हम लोगों ने जो जो केस झेले हैं, मैं और पुरी साहब, हम क्रिमिनल कोर्ट में खड़े रहते थे, जहाँ पे जेब कतरे भी हैं, हत्यारे भी हैं, और किस किस तरह के लोग हैं उनके बीच में हम खड़े होते थे। तो वो उससे झेल नहीं पा रहे थे, एक के बाद एक वो जो मेंटल प्रेशर, मेंटल, और ये देखो ना आप, बीमारियां, मेंटल प्रेशर, एवरीथिंग। हाँ, कि आप कोर्ट में खड़े हुए हो, ओमपुरी हाजिर हो, सीमा कपूर हाजिर हो, ये झूठे झूठे केसेस लगा के, और आप वो कर रहे। अच्छा, वो इसलिए नहीं बोल पाते थे क्योंकि उनको अपने बच्चे से बहुत प्यार था, निशान से, और वो ही जो है सबसे बड़ा कारण बना उनके सब कुछ झेलने का, ये प्रेम जो है। तो फिर वो इसलिए ड्रिंक ज़्यादा करने लगे थे। फिर बोलते थे इतना पैसा कॉम्प्रोमाइज़ करने में उनको दे दिया है, हम लोग क्या खाएंगे बुढ़ापे में, हम लोग कैसे रहेंगे। वो वाली भी उनको इनसिक्योरिटी होती थी। जबकि मैं कहती थी भाई मैं भी काम कर रही हूँ, आप भी काम कर रहे हैं, हमारे खर्चे इतने ज़्यादा हैं नहीं, हमें कुछ सिंपल साधारण जीवन जीते हैं हम, दाल रोटी खाते हैं, आप भी वेजिटेरियन हो गए हो आधे, तो मैं भी हूँ, तो हमें इतना ज़्यादा। और इस एज में
ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती। मेरी एक सहेली है, उनको इस एज में बहुत बड़ा घर मिला, पूरी ज़िंदगी वो तड़पती रही कि बड़ा घर। पहले जॉइंट फैमिली में रहती थी, तो वो एक रूम मिला हुआ था उनको जी। और एक किचन मिला हुआ था जी। क्योंकि बड़ी सी कोठी थी। तो उनको लगता था कि नहीं, मेरी अपनी बड़ी कोठी होनी चाहिए। हाँ। अब बुढ़ापे में कोठी हो गई। हाँ। अब वो बोलती कि बेडरूम से किचन तक जाने में मैं थक जाती हूँ। वो जितना बड़ा घर उतना बड़ा अकेलापन। नहीं, और इस एज में वही इस एज में तो क्या होता है कि हर चीज जो ऊपर वाला आपको देता है ना, आपके उसके हिसाब से हाँ। छोटा घर हो, छोटा, इसकी वैल्यू मुझे कोरोना पीरियड में समझ में आई, इस छोटे से घर की। जब मैं झालावाड़ में थी, बहुत बड़ा घर, मैं, ये मेरी पेट सखी और मामा, हम 3 लोग बस। घर खाने को दौड़ता था। बड़ा घर ना, भयानक हॉन्टेड हाउस लगता था कि भुतहा घर लगता था। तो मैं मिस करती थी कि कॉम्पैक्ट सा, हाँ। जहाँ कम से कम खिड़कियों से आपको शक्लें तो इंसान की नजर आए। हाँ। कोरोना पीरियड में बहुत मुश्किल था, लोग घर के अंदर। हाँ, और फिर आप इतने बड़े घर को मेंटेन करना, सफाई रखना, ये बहुत, तो हमारी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा नहीं थी बुढ़ापे की। हम लोग कोई बहुत ज्यादा, पुरी साहब भी बहुत सिंपल और उस तरह का जीवन जीने के कायल थे। वो शुरू से बहुत सिंपल रहते थे, और मैं भी क्योंकि जो एज में उस तरह के अच्छे कपड़े पहने, वो तो एज अभाव में गुजार दी। अब इस एज में क्या कुछ ज्यादा की जरूरत है, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, बस वाला हिसाब था हमारा। लेकिन वो कचहरियों ने और कोर्ट ने और लोगों के जो गुस्से में जो व्यवहार करते हैं, उसकी वजह से वो ना तो पूरा हो पाया और वो उस तरह से चले भी गए। तो ये है कहानी पुरी जी की। लेकिन मैं ये बात बताना चाहती हूँ जी, पुरी साहब मेरी जिंदगी का 15% है जी। 85% इस किताब में बहुत कुछ है। बिल्कुल, मैंने चैप्टर्स देखे। बिल्कुल, इसमें बहुत एक ऐसी महिला की कहानी है, और ऐसी नहीं, मैं अकेली ही नहीं हूँ। इसमें थिएटर कंपनी की बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो, उनके सामने सती साध्वियाँ भी कमजोर हैं। मेरी माता जी की कहानी है जो बहुत स्ट्रॉन्ग महिला थी। ऐसी कितनी अनगिनत औरतों की इसमें महिलाओं की कहानी है, नारियों की, स्त्रियों की। सीमा जी, आपने बहुत ही खूबसूरती से चीजें बताई, और मुझे जो आपने रोमांस वाला बताया ना, वो सबसे अच्छा लगा, क्योंकि लोग बातें कुछ और कर रहे हैं, लेकिन भाई वो एक प्यार की शुरुआत भी तो थी जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी था। लेकिन एक चीज मैं जानना चाहूंगी, आज हम लोग बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ की, डिप्रेशन की, एंजाइटी की। आपके ऊपर इतना बीता, शादी के 1 साल में डिवोर्स भी हुआ, नहीं हुआ, मिसकैरेज हुआ, बचपन की कुछ आपने बातें बताई, किस तरह से आपने मैनेज किया मेंटल हेल्थ को? आप, क्या होता है ना कि एक जो हम सबसे ज़्यादा अपने आप को स्ट्रांग दिखाते हैं ना, वो दुनिया के लिए स्ट्रांग होता है, लेकिन हमारे अंतर्मन में जो चल रहा होता है उसे कोई तीसरा नहीं या दूसरा नहीं फील कर सकता। नहीं, अब जब ये किताब एक साथ, क्या होता है कि जिंदगी आप जी रहे होते हैं, तो एक घटना हुई, 6 महीने बीत गया, उसका असर कम हो गया, खत्म हो गया। जी। लेकिन जब एक साथ वो होता है, हाँ। तो आपको लगता है अरे आपने ये झेला, आपने ये झेला, क्योंकि आप है ना लगातार झेलते 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 आप चले आ रहे हो, पीछे का पीछे रह गया, नए चैलेंज सामने आ गए। कभी नौकरी की समस्या आ गई, कभी रोटी की समस्या आ गई, कभी शादी की आ गई, कभी बच्चे की आ गई, कभी माता पिता नहीं रहे, उनकी आ गई। तो आप है ना डील करते करते आपको यही नहीं कि आपने क्या क्या झेल लिया, क्या क्या झेला, क्या क्या फिर खोया। एक केस हो गया तो आप उसका ही ढूंढ रहे हैं कि ये झूठा है, इसको कैसे क्या करें, तब तक दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, और आप शुरू में तो डर ही लगता है, केसेस आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उनके पास तो पुरी साहब का बहुत पैसा था, मुझे तो अपना पैसा लगाना पड़ता था वकीलों को देने के लिए। तो जब आप एक साथ ये 400 पेज में जब देखती हूँ, तो मुझे भी लगता है कि हाँ, ऐसे कैसे झेल लिया। उसको झेलने के पीछे जो मुझे लगता है, अगर मैं एनालिसिस करूं, तो मुझे
ऊपर वाले की बहुत मेहरबानी रही मेरे ऊपर जी। मुझे जब जब जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत थी उसने उस वक्त वो प्रोवाइड की मुझे। जैसे जब मैं गरीबी से जूझ रही थी, जब जवान हो रहे होते हैं तो आपको अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, ये सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। उस वक्त मुझे मार्क्सिज्म ने संभाला। मुझे किसी ने किताब दी, हाउ द स्टील वाज टेम्पर्ड, ओके, अग्नि तीक्षा। हाँ। वो पढ़ के मुझे लगा कि दुनिया में बहुत सारे गरीब हैं, सर्वहारा वर्ग हैं जो मार्क्सिज्म बोलता है, समाजवाद बोलता है कि बहुत सारे लोग हैं गरीब, उनकी बात कहता है जी। तो मुझे लगा कि मार्क्सिस्ट बन के आप समाज को सुधार देंगे, आप है ना, सबकी इकोनॉमी की बात करता है समाजवाद। तो हम उस लड़ाई में लग गए। तो हमारी एनर्जी, हमें शर्मिंदगी नहीं हुई अपनी गरीबी से, अपने फटे कपड़ों से। उसके बाद जब फाइनेंशियल क्राइसिस ख़त्म हुए, हम नौकरी करने लगे, फिर आ गई शादी, और शादी के बाद इमोशनल क्राइसिस, है ना, और सामाजिक बहुत इम्पोर्टेंट, सामाजिक, आर्थिक और फिजिकल भी, क्योंकि बच्चा का लॉस हो गया था, और मेंटल, ये सब हुआ। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं मतलब क्या करूं। अच्छा, मैं रो भी नहीं सकती थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं रोऊं तो अन्नू भैया नाराज होंगे, अन्नू भैया लड़ने चले जाएंगे। मैं रोऊं तो मेरी माँ और दुखी हो जाएंगी। और उन्होंने 1 साल पहले ही बाबूजी को खोया था। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि मैं रोना नहीं चाहती थी। मैं उनकी मैं कॉमेडियन थी और मैं ही रोऊंगी तो कैसे चलेगा। उस समय मुझे मेरी लाइफ में ओशो आए। अच्छा। ओशो को मैंने पढ़ा। ओशो की वजह से मैंने पूरे धर्मों का, जितने भी हम, जैनिज़्म हो, बुद्धिज़्म हो, ये मैंने पढ़ना शुरू किया। तो मुझे इतनी ताकत मिली। मैंने कहा ये जो है ना, ये सारे दुख हमारे बनाए हुए हैं। ईश्वर कोई इंसान तो है नहीं कि उससे गलती हो, है ना। वो एक सत्ता है, वो पूरे यूनिवर्स को संभालता है, वो हम सबका मालिक है जी। वो अगर कोई निर्णय लेता है तो गलत तो नहीं लेगा। बिल्कुल। तो उसने तो सही दिया जो दे रहा है, हमने उसको गलत ढंग से लिया। उसने मुझे ताकत दी और मुझे अपने इन चीज़ों से डील करने का, मैंने कहा नहीं, स्वीकार। तो जैसे ही एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है तो तकलीफ़ें कम हो जाती हैं, ख़त्म ही हो जाती हैं। वो चीज़ें ने मुझे बड़ी अंदर से, जब आप आध्यात्म की तरफ चले जाते हैं और ऊपर वाले का जो भी दिया है उसको आप शुक्र अदा करते हैं, बस फिर क्या है, कट गई लाइफ। भाई देखिए, 2 चीज़ें, 2 छोर हैं ज़िंदगी के। आप पैदा हुए जी, आपसे पूछा गया था कि पैदा होना चाहती हो कि नहीं? याद भी नहीं, मुझे तो पता भी नहीं। किसी को पता नहीं होता, नहीं पता। किसी से पूछ के कोई पैदा नहीं होता। बिल्कुल। पैदा होते हैं। हाँ। मृत्यु जब आएगी, मौत, आपसे नहीं पूछा जाएगा, किसी से नहीं पूछा जाएगा, वो आएगी। ये 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें खुदा के हाथ में, ईश्वर के हाथ में। तो आपको क्या लगता है, ये जो बीच का हम जिंदगी जी रहे हैं वो आपके हाथ में? बिल्कुल नहीं। जब इतने 2 छोर, जिंदगी के इतने इम्पोर्टेंट छोर वो ऊपर वाले के हाथ में है, तो हम जो जिंदगी जी रहे हैं वो हमारे हाथ में नहीं, हमारे कार्मिक अकाउंट है। मुझे पता नहीं मजबूत करने के लिए वो इतने गम देता है, झटके देता है कि मैं प्रेरणा बनूं, मेरे घर के लोगों की प्रेरणा बनूं। मेरे भाई वगैरह तो जब उदास हो जाते तो सबसे पहला फ़ोन मुझे ही करते। अब तो करोड़ों की प्रेरणा बन चुकी है आप इस बुक के थ्रू। पहले भी थी, लेकिन ये जब ये लोग बुक पढ़ेंगे तो करोड़ों की प्रेरणा बन चुकी है। मेरे लिए तो ये बहुत खुशी की बात होगी कि अगर कोई डिप्रेशन में है, अपने गमों को लेके, अपनी तकलीफ़ों को लेके, और उसको प्रेरणा मिले और वो उसमें से वो हो जाए इस किताब को पढ़ने के बाद कि भाई इस ऐसे भी निकल जाते हैं, यूं गुजरी है अब तलक, ऐसे भी गुजर जाती है और ऐसे भी हंसते रहते हैं, हेल्दी बैठे हुए हैं, कोई दवाई नहीं लेते। अरे वाह, ये तो सबसे अच्छी चीज आपने मुझे बता दी। इस एज में ना बीपी की दवाई चल रही है, ना डायबिटीज की चल रही है, कोई दवाई नहीं चल रही। तो और क्या चाहिए ऊपर वाले से? जबकि इतना स्ट्रेस था,
जबकि इतना स्ट्रेस अभी देखती हूँ तो सोचती हूँ कि अरे इतनी इतनी गोलियां खानी चाहिए थी। तो नहीं, अब इतनी गोलियां तो हमारे जैसे लोग खा रहे हैं। अब देखिए अगर आप खा रही हैं तो हमें शर्म आनी चाहिए। मैडम आखिरी सवाल, हे भगवान, बस आखिरी सवाल। ये सवाल के बिना तो इंटरव्यू क्लोज ही नहीं हो सकता। मैंने आपकी माता जी को नहीं देखा है, राइट? आपने उनकी खूबसूरती बयान की और मैंने सुना और मैं इमेजिन कर सकती हूँ, लेकिन आप मेरे सामने बैठी हैं, आपका स्किन टोन जो ग्लो है सब कुछ, और जो आपने दवाइयों वाला राज अभी खोल दिया है, ये सब मतलब मुझे बिल्कुल जानना है कि कितने प्रपोजल मिले थे इंडस्ट्री से, ये बताइए। जब आप अकेले थी, जब ओमपुरी जी नहीं थे, शादी के बाद जब अकेली थी, देखिए वो दौर होता है ना? उस समय आपकी नई नई शादी हुई थी, एकदम यंग एज में आप होंगी, और जो खूबसूरती मुझे आज दिख रही है वो उतने साल पहले कुछ और होगी, करेक्ट है ना? ये तो नेचर है, ये तो नेचर है कि आदमी जब जवान रहता है तो ज्यादा खूबसूरत दिखता है ना? तो कितने प्रपोजल मिले थे, जरा ये राज भी खोलिए आज। बहुत सारे। जैसे कुछ तो घर वालों ने कि भाई कर लो, कुछ लोग फालतू में अप्रोच करते हैं, उनको लगता है कि डिवोर्स हो गया अब तो अवेलेबल होगी, तो वो हर्ट करता है। किसी भी स्त्री को जब वो अपने दुखों से गुजर रही होती है, किसी ने उसको रिजेक्ट कर दिया होता है किसी और के लिए, उस वक्त उसको सांत्वना की ज़रूरत होती है, उस वक्त उसको गलत दृष्टि की ज़रूरत नहीं होती। प्रपोजल काफ़ी मिलते थे, लेकिन एक शेर कह के इंटरव्यू ख़त्म करती हूँ। बिल्कुल। फैज़ अहमद फैज़ का एक शेर है जी, मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं। मकाम बोलते हैं जगह को, जी, मंजिल को, जी। फैज़ अहमद फैज़ का मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुएं यार से, कुएं यार बोलते हैं प्रेमी के घर से, और सुएदार बोलते हैं फांसी को। अच्छा। मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सुएदार चले। वहां से निकले हैं, अब वहीं जाएंगे। सही है, सही है, सही है, ठीक है ना?